नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हम अपने निबंध सीरीज का आज अगला निबंध पढ़ेंगे। यह निबंध हमारा अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र से संबंधित रहेगा। हमारी परीक्षा में चाहे मेंस की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें निबंध पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, आरओ ए आरओ हो, बिहार हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, यानी सब में निबंध अच्छे नंबर के साथ पूछा जाता है। निबंध लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लिख लेते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारी उसकी शैली कैसी हो रही है जो हमारी परीक्षा में देखी जाती है, प्रारूप देखा जाता है, कुछ सावधानियां बरतनी रहती हैं जिनके साथ हमें निबंध लिखना रहता है तो हमारे नंबर अच्छे आते हैं। हम यहाँ पर जो निबंध सीरीज चला रहे हैं उसमें हम आपको दैनिक निबंध देते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक पर हो, चाहे अर्थशास्त्र पर हो, संविधान पर हो, या जो जो निबंध हमारी परीक्षाओं में आते हैं उनको सबको हम आपको यहाँ कराते हैं। आपका काम रहता है कि पूरा निबंध एक साथ पढ़ते जाना है, सुनते जाना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको निबंध बराबर मिलते रहें और आपकी मेंस की तैयारी अच्छी होती रहे। मेंस के क्वेश्चन के लिए भी हम सीरीज चला रहे हैं, जिनमें हम क्वेश्चन कराते हैं, आपको विधिवत समझाते हैं, चाहे वो इतिहास के हों, हड़प्पा वगैरह के हमने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, आप उनको देख सकते हैं। निबंध लिखने में हमारे लिए महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि हमारे पास शब्द ज़्यादा हों। शब्द जब ज़्यादा होंगे तो आपका कम समय लगेगा। शब्द ज़्यादा कैसे आएंगे? जब हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में चीज़ें होती हैं लेकिन हम उनको कागज़ पर नहीं उतार पाते हैं, और यदि उतार भी लेते हैं तो वो इधर उधर हो जाती हैं, यानी वो व्यवस्थित ढंग से नहीं होती हैं। इसका मेन कारण यही होता है कि हमारा अभ्यास अच्छा नहीं है। जब अभ्यास खूब होगा, जैसे मान लो आप यहाँ पर रोज निबंध देखते हैं तो हम आपको बेहतर शब्द देने का प्रयास करते हैं। जब आप मान लो 100 200 300 निबंध देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो आप आराम से 3-4 निबंध तो लिख ही लेंगे। फिर आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी एक व्यवस्थित ढंग से आप लिख लेंगे। हमें सावधानी ये रखनी है, सबसे पहले हमें वही टॉपिक चूज करना है जिसमें हमें 60-70% की चीज़ें पता हो, ज्ञान हो। जब हमारा ज्ञान होगा तो हम इधर उधर की बातें उसमें नहीं लिखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, एक बात को हमें बार बार उसमें रिपीट नहीं करना होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पूरा निबंध पढ़ा जाता है परीक्षा में। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि निबंध पढ़ते नहीं है, जो भी पूरा निबंध आपका पढ़ा जाता है। आपकी राइटिंग देखी जाती है, आपकी भाषा देखी जाती है, ये देखा जाता है कि आप टॉपिक से बाहर तो नहीं भाग रहे हैं, जैसे ज़बरदस्ती की चीज़ें तो नहीं लिख रहे हैं। कोटेशन आपको लिखने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी उसमें ध्यान रखना है कि ज़बरदस्ती के कोटेशन ना पड़े हों। ऐसा कहीं ना हो कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी कोटेशन आपने भर दिए हैं, उससे निबंध जो है आपका खराब लगने लगता है। निबंध में यदि आपको आलोचना करनी है तो वो सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आप अपनी कोई भड़ास निकालने लगें। आपको किसी को गाली नहीं देनी उसमें, न सरकार को, न समाज को, किसी को नहीं। यानी आपकी जो आलोचना रहेगी वो सकारात्मक रहेगी। आपका जो निष्कर्ष रहेगा वो सकारात्मक रहेगा। हमें हमेशा ये बताना है कि उससे जो हमने निबंध लिखा है, इस टॉपिक से भविष्य में क्या लाभ होने वाला है, किसको लाभ होने वाला है, भविष्य के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। प्रस्तावना में हम निबंध की 100 से 150 शब्द या 120 130 शब्द तक लिखेंगे। इसमें हम निबंध के बारे में लिखते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है, बीच में हमारा मुख्य भाग रहता है। यह निबंध है भारतीय अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। सोचो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। यदि हम एक मैप बनाए दिमाग में तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक लाइन, एक चीज़ हो गई, जलवायु परिवर्तन की एक चीज़ हो गई, अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर हो गई, या और दूसरी चीज़ जलवायु परिवर्तन में कितना कैसा परिवर्तन आया है इस बारे में हम बात कर दें। फिर इसके बाद इन दोनों को हम समन्वित कर दें और फिर हमारा निष्कर्ष निकाल दें। हो गया निबंध पूरा। कुछ हम इसमें जो सरकार की नीतियाँ चलाई गई हैं इनके लिए उन पर बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था हमारी किस प्रकार से, इसमें चुनौतियां क्या रहेंगी उन पर बात कर लेते हैं। निबंध हमारा पूरा हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना सबसे पहले लिखते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ अंततः मानव सभ्यता के लिए विनाश का कारण बनता है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हम आपको एक्स्ट्रा कोटेशन भी सब में दे देते हैं जिससे कि आप आवश्यकता के हिसाब से उनको प्रयोग कर सकें।
आज पूरी दुनिया जिस सबसे बड़े संकट से जूझ रही है वह है जलवायु परिवर्तन। बढ़ते तापमान, असामान्य वर्षा, सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। भारत जो एक विकासशील देश है, जहां कृषि, जल, ऊर्जा व प्राकृतिक संसाधनों पर अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा निर्भर है, इस चुनौती से गहराई से प्रभावित हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 7% हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर आधारित है। अतः जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी है। यह हमारी प्रस्तावना पूरी हुई। इसमें हमने जलवायु परिवर्तन की भी बात कर ली और अर्थव्यवस्था की भी बात कर ली। ये भी हमने बता दिया कि कैसा क्या एक दूसरे का संबंध है। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर। मुख्य भाग यहाँ हेडिंग नहीं पड़ेगी, हम खुद से लिखना शुरू करेंगे। जलवायु परिवर्तन की स्थिति क्या है? औसत तापमान में वृद्धि, यानी पिछले 100 वर्षों में भारत का औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। असमान वर्षा, मानसून का स्वरूप अस्थिर हो गया है। कभी अधिक वर्षा तो कभी अधिक सूखा पड़ता है। हिमालयी ग्लेशियर का पिघलना, यानी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर खतरा है। प्राकृतिक आपदाएं अर्थात बाढ़, चक्रवात, हीट वेव और जंगल की आग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस निबंध सीरीज में बहुत सारे निबंध डाले गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। सब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे और निबंध आपको मिलते रहें। पूर्ण प्रारूप आपको मिलेगा, सटीक भाषा मिलेगी, वाक्य रचना आपकी अच्छी होगी, सूक्ति कथनों का प्रयोग होगा और यदि उससे संबंधित कोई करंट अफेयर है तो वो भी आपको पढ़ाया जाता है। भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव है? भारतीय किसान केवल मौसम पर ही नहीं बल्कि जलवायु की स्थिरता पर भी निर्भर करता है। कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है और लगभग 42% लोग सीधे खेती से जुड़े हुए हैं। असमान वर्षा, सूखे का कारण फसल उत्पादन घट रहा है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है। चावल, गेहूं और गन्ने जैसी मुख्य फसलों पर जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक असर हो रहा है। किसान की आय पर प्रतिकूल प्रभाव और आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जल संसाधनों पर क्या प्रभाव होगा? जलवायु परिवर्तन से नदियों के प्रवाह में असमानता आई है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दक्षिण भारत में सूखे की स्थिति गंभीर हो रही है। भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे सिंचाई और पेयजल का संकट बढ़ रहा है। ऊर्जा क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा? भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा कोयले और पेट्रोलियम से पूरा करता है। तापमान बढ़ने से ऊर्जा की मांग, विशेषकर कूलिंग और बिजली बढ़ रही है। जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं क्योंकि ग्लेशियर और नदियों का जल प्रवाह घट रहा है। तटीय क्षेत्रों में स्थित पावर प्लांट समुद्री जल स्तर वृद्धि से खतरे में है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव है? पर्यटन उद्योग विशेषकर हिमालयी और तटीय क्षेत्रों में प्रभावित हो रहा है। चक्रवात और बाढ़ के कारण औद्योगिक उत्पादन बाधित होता है। बीमा कंपनियों पर आपदाओं के कारण बढ़ता आर्थिक बोझ है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर दबाव क्योंकि गर्मी और बीमारियों की नई लहरें फैल रही हैं। आर्थिक लागत क्या है? जलवायु परिवर्तन के नुकसान की भरपाई केवल धन से संभव नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जीडीपी में 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 2 से 3% की गिरावट संभव हुई है। हर साल प्राकृतिक आपदाओं से अरबों रुपए का नुकसान होता है। कृषि और ऊर्जा संकट से महंगाई बढ़ती है, जिससे गरीब वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सामाजिक और मानव संसाधन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रामीण क्षेत्र में पलायन बढ़ रहा है क्योंकि खेती असफल हो रही है। स्वास्थ्य समस्याएं यानी हीट वेव, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। गरीबी और असमानता में वृद्धि हो रही है। जलवायु शरणार्थियों की संख्या बढ़ने की आशंका हुई है। सरकार और नीतियां, यानी भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई पहल की हैं, जैसे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, 8 मिशन जैसे सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन, ये सब चलाए गए हैं। पेरिस समझौता 2015, भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ावा मिला है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यह भारत की पहल है। इसका हेड ऑफिस भी भारत के गुड़गांव में ही है। अटल भूजल योजना और नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। संतुलन की दिशा में क्या कदम उठ सकते हैं? हरित ऊर्जा पर जोर, जैविक खेती और जल संरक्षण पर तकनीकी, जलवायु अनुकूलन तकनीक का प्रयोग, वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता अभियान। चुनौतियां क्या हैं इसमें? जनसंख्या का दबाव, गरीबी, बेरोजगारी, तकनीकी और वित्तीय संसाधनों में कमी, नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। फिर हम निष्कर्ष पर आते हैं। मुख्य भाग हमारा जब हो जाता है तो हम निष्कर्ष पर आते हैं। हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से नहीं पाते बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। यह अमेरिकन कहावत है। जलवायु परिवर्तन का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर गहराई से पड़ रहा है। यदि भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दशकों में कृषि संकट, जल संकट, ऊर्जा संकट और रोजगार संकट और गहराएगा। हमें विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाकर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। यही आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने का मार्ग है। तो यह हमारा निबंध रहा। यह लगभग 2200 शब्द के आसपास का है, जिसमें से हमें कभी 600 या 1000 शब्द का निबंध लिखना रहेगा। कल किसी ने कमेंट किया था कि केवल 600 शब्द का निबंध दिया करिए, तो यह इसलिए नहीं ठीक लग रहा है। यदि हम आपको 600 का देंगे तो आप अभ्यास करेंगे तो उसमें 400 ही बचेंगे। जब आपके पास ज़्यादा शब्द होंगे तो आप उनमें से आराम से अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ें लिख सकते हैं, रख सकते हैं, जिससे कि निबंध प्रभावी बनेगा और शैली आपकी अच्छी रहेगी। और सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको कोई निबंध या कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आपको समझाएंगे। और लोगों को शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।